Okay. What this illustration is saying, a machinery balance is given, machinery account balance is given, that is rupees 5 lakh. Okay. And provision for depreciation is given. Okay. 2,25,000. Machinery's depreciation is done at the rate of 10% on fixed installment. ओके, फिक्स इंस्टॉलमेंट मतलब ओरिजिनल मेथड, और ये आपकी चार्ज की जा रही है अप्रैल टू मार्च। ऑन 1st October 2019 you have a machinery purchased which was purchased on 1st July for 1 lakh rupees. ओके, तो आपने 1/7/2016 को एक मशीनरी परचेज की थी 1 लाख रुपए की, और 2019 को इस डेट को आपने 42,000 की सेल कर दी है ये वाली मशीन। ओके, ये मशीन 42,000 में सेल कर दिया है। और फिर 1st October 2019 को यू परचेज अ न्यू मशीन ऑफ 2 लाख रुपीस, न्यू परचेज। ओके, तो ये आपके पास है। So they are asking us to prepare machinery account and provision for depreciation. तो देखो कैसे बनेगा ये। ये तो हमारे पास है मशीनरी अकाउंट। ओके, ओके, तो ये आपके पास दे रखा है। अब देखते हैं हम, हमारे पास 1 अप्रैल 2019 को दे रखा है, क्या दिया है बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 5 लाख रुपीस का। और यहाँ बैलेंस क्या दे रखा है 1 अप्रैल को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000, ये दे रखा है आपके पास। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि उसने कहा है कि 1 अक्टूबर 2019 को आपने एक सेल की है, तो सेल के लिए आपने एंट्री क्या डाल दी, बाय बैंक, कितनी 42,000 की। ठीक है जी। अभी यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन आपको 1 अक्टूबर तक लगानी है, तो आपने एक मशीन खरीदी थी 1/7/2016 को, कितनी 1 लाख रुपए की। बुक्स एंड अप हो रही हैं 31 मार्च एवरी ईयर, तो पहले साल 10% डेप्रिसिएशन अगर लगाएं तो कितनी लगती है 10,000 रुपए, बट वो कितने मंथ्स के लिए लगेगी 9 मंथ्स के लिए।
तो 10% डेप्रिसिएशन है 1 लाख की 9 मंथ्स के लिए, दैट इज 3/4, दैट अमाउंट्स टू 7500 रुपीज। तो ये आपके पास आ गई 92,500 कब? 1 अप्रैल 2017 को। अब 31 मार्च 2017 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 10,000 रुपए की फिर से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1 लाख के ऊपर 10% लगेगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 82,500। और ये कब आएगी? 1 अप्रैल 2018 को। अब 31 मार्च 18 को, सॉरी 31 मार्च 19 को आपके पास 10,000 की और डेप्रिसिएशन आ गई स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। तो अब आपके पास वैल्यू बच जाएगी 72,500। ओके, तो ये 2016-17, 2017-18, 2018-19 में आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब आपने सेल कब की है? 1 अक्टूबर 2019, मतलब 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स की इस साल की डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। कितनी? 6 महीने की 5,000 रुपए। ओके, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 2,30,000। ओके, सॉरी, ये अभी मैंने पहले ही कर दिया है। 2,30,000 ये हो जाएगा, सॉरी। और यहाँ आपके पास 5,000 की डेप्रिसिएशन लग गई। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी बच गई? 67,500 की। ओके, देखो, तो यहाँ पे टोटल प्रोविजन कितनी होगी? बाय सॉरी टू मशीनरी अकाउंट कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 10,000, 20,000, 25,000 और 7,500, 32,500 की डेप्रिसिएशन आ गई। अब ये कहाँ लिख दी जाएगी? यहाँ बाय मशीनरी अकाउंट, सॉरी, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी? 32,500। ये है 1 अक्टूबर 2019 को। तो बाय P&L कितना हो गया? अब 1 लाख की मशीन थी, उस पर 42,000 में आपने सेल किया, 32,500 उस पर डेप्रिसिएशन थी, तो टोटल हो गया 74,500। अब इसे माइनस कर दीजिए, तो 500 और ये आ गया 9, तो ये 5 आ गया और ये 9, 25। तो लॉस कितना आया? 25,500 रुपए का। ओके, ये तो आपका लॉस आ गया। अब आपने 1/10/2019 को नई मशीन खरीदी थी टू बैंक। कितने का? 2 लाख रुपए की नई मशीन की। इस पे आप डेप्रिसिएशन 6 महीने की चार्ज कर लेते हैं। 31 मार्च 20 बाय डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से इस पे लगनी थी 20,000, 6 मंथ्स की आनी 10,000। ओके, तो अब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हो जाएगा 2,40,000 और 32 निकल गया, तो 2,07,500। दिस विल बी द हाँ जी, देखिए, कोई डाउट? एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस? हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछ लो। मनन, लक्षिता,
हर्षिता। सर यहाँ पर इन्होंने ये मतलब ये वाला तो मुझे समझ आ गया, पर बुक में इन्होंने ये एक्स्ट्रा एंट्री क्यों कर रखी है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन 4 लाख फॉर 1 ईयर, हाँ जी, 4 लाख, ओ प्रोविजन सॉरी, फॉर हाँ डेप्रिसिएशन। एक एक रह गई डेप्रिसिएशन, सॉरी। ये जो 5 लाख की मशीन थी इसमें से तो 1 लाख गया था, तो इस पे यस डेप्रिसिएशन सर। रह गई, बाय डेप्रिसिएशन रह गई 40,000 की। ठीक है, तो 2,80,000 और 2,47,000। इज दैट क्लियर सर नाउ? हम इस पे 5 लाख पे क्यों नहीं लगाए, 4 लाख पे क्यों? क्योंकि 5 में से 1 लाख की तो ये सेल हो गई। ठीक है, ओके सर। तो बाकी कितने बचे? 6 लाख। 4 लाख, हाँ उस पे 6 लाख में डेप्रिसिएशन से लगाना था। 4 लाख की तो सेशन के स्टार्टिंग में थी, और बैंक में 6 महीने ये वाली थी, तो इसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। ओके सर। इज दैट क्लियर? हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है ये? यस सर। गार्गी, रिद्धि, जयंत? Yes, sir. Okay, let's do the next question of this type, that is with reducing balance method. Okay, that is illustration number 24. Now illustration number 24 is there. क्या क्या कह रहा है? मशीनरी का बैलेंस आपके पास कितना है? 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपीज का। ओके, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास है, ये 1 जनवरी को कह रहा है 3,18,000 रुपीज की है। ओके, फिर आपके पास वो कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2019 दे डिसाइडेड टू सेल मशीनरी फॉर 34,500। ओके, अब उसने क्या कहा है कि 1 जनवरी को आप एक मशीन बेचने जा रहे हो, कितने में? 34,500 में सेल कर रहे हो, बट दिस मशीन वाज परचेज्ड ऑन 1 January 2015. Okay, and the amount for which it was purchased was 1,20,000। इतने की खरीदी थी। So the machinery और depreciation है 10% की। Books are closed on 31st December every year। Okay, तो ये है आपके पास ओके, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब मेरे पास 1 जनवरी 2019 को कितना बैलेंस है वो देख लो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख रुपीज, और यहाँ मेरे पास डेप्रिसिएशन का बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 3,18,000। ये मेरे पास बैलेंसेस दिए। अब मैंने क्या किया है, 1 जनवरी 2019 को एक सेल कर दी है बाय बैंक 34,500 की। अब यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगाना है, वो कितना आएगा वो कैलकुलेट करते हैं हम। देखो, 1 जनवरी 2015 को 1,20,000 की मशीन थी और 31 दिसंबर को क्लोज होता है, तो
पहली डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 15 को लगा देते हैं 10% के अकॉर्डिंग 12,000 रुपये। तो मशीन की वैल्यू बच गई 1,08,000। ये है 1 जनवरी 16 को। 31 दिसंबर 16 को इस मशीन के ऊपर और डेप्रिसिएशन आ गई 10,800 रुपये। तो इसकी वैल्यू बच गई 97,200। ये बची आपके पास 1 जनवरी 17 को। 31 दिसंबर 17 को आपने 9,720 की डेप्रिसिएशन लगाई, तो ये आ गया आपके पास 80 और 100 एक मिनट, एक आ गया यहाँ से 480। ओके, 10 और ओके, और ये रह गया आपके पास 6, तो 87,480। अब ये है आपके पास 1 जनवरी 18 को। 31 दिसंबर 18 को लगा दें तो 8,448 रुपये। कितना रह जाएगा 32, और ये 7, और यहाँ आ गया आपके पास 6 से 8, सॉरी, so this is the value on 1st January 2019। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन क्या क्या है, 1, 2, 3 और 4। इनको अकमुलेट कर लो, 12,000, 10,800, 9,720 और 8,748, 48, 8, 68, ओके, 14 and 8, 22, तो ये 2 आ गया, 8 तो 10, 2 12 और 9 21, ये आ गया 41। तो मेरे पास यहाँ कितनी अकमुलेट हो गई टू मशीनरी अकाउंट 1 जनवरी 2019 को 41,268 मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई। ओके, तो अभी हमारे पास क्या है, तो हमारे पास लॉस कितना आ जाएगा, 1,20,000 की मशीन थी, उसमें से आपने कितना माइनस कर दिया, 768 और 5 and 7, ये आपने माइनस कर दिया। ओके, सो दैट इज आपके पास 32, सॉरी हाँ 32, 9 में से 7 गए आपके पास 2, 9 में से 5 गए 4 और 11 में से, तो ये आपके पास आ गया लॉस 44,232। अब आपने ये 31 मार्च को लिखेंगे और यहाँ पे 31 दिसंबर को, सॉरी, और 31 दिसंबर को यहाँ बैलेंस कितना बच गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6,80,000। ये तो इस अकाउंट का है। अब देखते हैं हम, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए आपके पास 8 लाख था बैलेंस, यहाँ 3,18,000 है। ओके, अब मेरे को इस रिमेनिंग पार्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, ओके, मेरे पास 6,80,000 तो एक मशीन है, फाइन। अब मेरे पास ये जो डेप्रिसिएशन था ये था 8 लाख के ऊपर, 3,18,000। तो मतलब 3,18,000 में से 41,268 किसका डेप्रिसिएशन है, इस मशीन का। ओके, तो आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्ट इट फ्रॉम देयर, 41,268 माइनस कर दिया मैंने यहाँ से, तो मेरे पास ये आ जाएगा 32,7, अब ये 7 है, 6
और ये कितना आ जाएगा 7627। तो ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ये मेरी किस पे है 6,80,000 पे। तो अभी मैं ये निकाल देता हूँ इसमें से 2,76,732। तो मेरे पास वैल्यू बच जाती है 68। 9 में से ये 2, 9 में से 3 और 0 और यहाँ से 4। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ तो मेरे पास डेप्रिसिएशन बन जाएगी 40,327। ओके ओके जी। 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये हो गया आपके पास 3,58,327। उसमें से 41 निकाल दो तो 3,17,268 निकाल दिया तो कितने बन गए 059। पूछो डाउट, आस्क योर डाउट। सर 3,18,000 पहले तो हमारी मशीन पे लग चुका था, 3,18,000 जितना टोटल देखो डेप्रिसिएशन। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। यस सर। देखो ये 8 लाख रुपीज हैं आपके, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आज तक अकोमुलेट ये हुई थी, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है डाउट। अभी मेरे को सबसे पहले मैंने 8 लाख को 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, वन इज 6,80,000 एंड अनदर इज 1,20,000। दिस 1,20,000 इज बीइंग सोल्ड ओवर हियर। ये इस 120 के ऊपर जो आपकी डेप्रिसिएशन अकोमुलेट हुई है वो कितनी डेप्रिसिएशन अकोमुलेट हुई है, ये वाली। ओके ये डेप्रिसिएशन आपकी अकोमुलेट हुई है किसके ऊपर 1,20,000 की मशीन के ऊपर। मतलब अगर हम 3,18,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें एज लाइक 2,76,732 प्लस 41,268, तो कोई गलत बात नहीं होगी, बोलो जी। यस सर, ठीक है, क्लियर है ये चीज के यस सर। 6,80,000 की मशीन के ऊपर 2,76,732 डेप्रिसिएशन हो गई और 1,20,000 की मशीनरी के ऊपर 41,268,000 डेप्रिसिएशन हो गई। ओके अब हमारे पास ये तो सिस्टम सेटल हो गया, इसको तो छोड़ दो। अब हमारे पास मशीनरी कौन सी बच रही है, ये दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। ओके and I have to calculate depreciation on this remaining part, okay, 680. So how I will calculate that depreciation? I will deduct out of 680 this particular amount. Okay, I am left with a balance of 4,03,268। अब इसके ऊपर 10% मैंने चार्ज कर दिया इस साल का, वो कितना आया 40,327। अब इन दोनों को टोटल कर दो, ये माइनस कर दो, आपके पास ये बैलेंस बच तो इसमें हम राउंड ऑफ कर देंगे अमाउंट को जो जाएगा। डेसिमल में आया। वो 0.8 था तो 0.5 के यस बाद सर। राउंड ऑफ कर देते। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी, किसी और को कोई डाउट है पूछ लो। भार्गव, हर्षिता, रिद्धि, जयंत, No, sir, no doubt. लक्षिता, नो सर। ओके अभी कोई अपने डाउट्स हैं तुम्हारे तो बताओ, क्योंकि यहाँ तक तो आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर खत्म हो चुका है। ओके एसेट डिस्पोजल का आपके नहीं है पार्ट, आगे जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 25 से एसेट डिस्पोजल सिस्टम है, ये नहीं है इस बार सिलेबस में। ओके वैसे सिलेबस में है बट दिस टाइम इट इज बीइंग डिलीटेड।
तो अभी बता दो मेरे को कोई तुम्हारे डाउट्स हैं इस चैप्टर में से। और you can easily ask me, I will solve questions for you. हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? नो क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? भार्गव, मनन, लक्षिता? नो क्वेश्चन सर। हर्षिता, रिद्धि? पीयूष, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं बता दो। ओके, चलो फिर एंड करते हैं इस मीटिंग को। थैंक्स। सर वो दूसरे चैप्टर का पूछ सकते हैं? हाँ पूछो पूछो। सर अगर हमने कोई मशीन खरीदी है और उसके बाद हम उसके इरेक्शन या रिपेयरमेंट पे उसी दिन जिस टाइम खरीदी है हाँ उसी हाँ दिन वो पैसा खर्च करते हैं, हाँ तो हाँ वो मशीन में ही अकाउंट में ही चला जाता है, तो जो हाँ जीएसटी चार्ज होगा वो भी टोटल अमाउंट पे ही चार्ज होगा? हाँ, टोटल पे चार्ज करेंगे ना। आप कैरेज पे नहीं जीएसटी चार्ज करते हो, ठीक है? अगर अलग रिपेयरमेंट वगैरह इंक्लूड होगा? जो मशीनरी के अंदर उसका इंस्टॉलेशन वगैरह है वो हम परचेज प्राइस कंसिडर करते हैं। ओके, तो वो टोटल परचेज प्राइस के ऊपर ही आप जीएसटी चार्ज करते हो, एंड फ्रेट एंड योर कैरेज उस पे नहीं चार्ज होगा। ओके सर। और सर जो बैंक रिकंसाइलिएशन स्टेटमेंट वाला हमने चैप्टर किया सर, हाँ जी उसमें जैसे हमें ऊपर बैलेंस दिया होता है तो हम प्लस माइनस दो कॉलम्स बनाते हैं। हाँ तो जी सपोज अगर हमें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो हमने उसके बाद एंट्रीज की, फिर लास्ट में हमारे पास क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक निकलता है, तो वो हम निकल प्लस आइटम्स में लिखेंगे या माइनस आइटम्स में? देखो, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक जो होता है वो प्लस साइड में लिखा जाता है। दैट शोज दैट प्लस साइड इज मोर देन द नेगेटिव साइड। ओके, तो आप क्रेडिट बैलेंस अगर निकल के आ रहा है तो आप प्लस साइड में लिखोगे, और अगर डेबिट बैलेंस आपका पासबुक का ज्यादा आ रहा है तो आप नेगेटिव साइड में लिखोगे। और सर मुझे एक चीज़ पूछना था, जैसे अगर हमारा अकाउंट में पैसे आते हैं, बैंक हमारे अकाउंट में पैसे डालता है, तो हाँ, हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो हमारा अकाउंट तो डेबिट होना चाहिए, नहीं, पर अगर हम वहाँ पे पास मैसेज देखें तो ये आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अभी मैं बता रहा हूँ। आप डेबिट करते हो कैश बुक में, ओके? मनन, आर यू गेटिंग मी? यस सर। डेबिट करते हो कैश बुक में, क्रेडिट करते हो पासबुक में, ठीक है? उल्टा चलता है। कैश बुक आप मेंटेन करते हो और पासबुक बैंक मेंटेन करता है ऑन योर बिहाफ। ओके, तो बैंक आपको क्रेडिट देता है, मतलब आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है। ओके, और वो उसके पास, वो अपने टर्मिनोलॉजी में तो उसके पास डिफरेंट चलता है, बट वो तुम्हें क्रेडिट दे रहा है। जब आप कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग करते हो तब आप उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज पॉजिटिव। ओके, यू आर नॉट मेंटेनिंग दी बैंक क्यों हुआ? पासबुक। एंट्री तो वही है, रूल भी वही हुआ। हाँ, नहीं तो मतलब अपोजिट क्यों चलता है कि क्रेडिट साइड पासबुक का और क्योंकि डेबिट साइड क्योंकि कैश जो बुक? पासबुक है वो आप नहीं मेंटेन कर रहे हो। आपने जो स्टडी किया है डबल एंट्री कैश बुक सिस्टम में, आपने स्टडी किया है कैश बुक एंड बैंक का कॉलम, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम स्टडी किया है, जो आप खुद मेंटेन कर रहे हो। और हमने वहां पे आपको समझाया है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, अब अगर आप एंट्री ये करो कि कैश डिपॉजिट हुआ है आपके बैंक में, आपके बैंक में डिपॉजिट हुआ है कैश बाहर से, कहीं और से आके, ओके,
तो हु इज द रिसीवर? योर बैंक. एंड हु इज द गिवर? द थर्ड पार्टी. ओके. बैंक. बैंक अकाउंट, योर बैंक अकाउंट इज द रिसीवर. ओके, समझ गए? बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है आपके पास. नहीं, जैसे अभी किसी और ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया, हाँ, डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया ना, तो उसने, आपने जर्नल वो एंट्री तो किसी की. और ने हमारे, आपने जर्नल एंट्री, आपके पास जर्नल एंट्री बनी बैंक टू कैश, ठीक है, या बैंक टू चेक, यस सर. ठीक है, आपने ये एंट्री की क्योंकि आपके पास किसी ने पैसा डिपॉजिट कराया. फाइन. अभी क्या है कि जो बैंक है वो रिसीव कर रहा है, अभी वो क्या एंट्री करेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन. डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक वाले एंट्री करेंगे कैश, ठीक है. आप नहीं एंट्री करोगे, आप अपनी तरह से सोच रहे हो, जबकि एंट्री कहाँ हो रही है? बैंक में हो रही है, आपके पास नहीं हो रही है वो एंट्री. तो जैसे ही उसने आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया तो उसने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया कि ये पैसा आपके अकाउंट में चले गया. जब आपके अकाउंट में से माइनस किया तब वो डेबिट करता है उसको. दे वर्क ऑपोजिट टू योर कैश बुक, बैंक वाले. सर अगर हम बैंक के रिस्पेक्ट में ही बात करें, एक बार हम कैश बुक वगैरह तो भूल गए सर. बैंक के, अगर हम बैंकर हो तो अगर किसी ने अपने अकाउंट से पैसे निकलवाए हैं तो मुझे उसके डेबिट, अकाउंट से तो अगर पैसे डेबिट मैं कर कम कर देंगे. रहा हूँ हाँ, तो डेबिट तो वो हुआ ना सर जो रिसीव कर रहा है, तो वो रिसीव रिसीव कौन, वाला एंट्री कैसे रिसीव आएगी बैंक के रिस्पेक्ट रिसीव में? कौन कर रहा है? रिसीव कौन कर रहा है पैसा? बैंक. नहीं, आप रिसीव कर रहे हो, आपने पैसा निकलवाया है. हाँ, बैंक से जा रहा है और वहाँ पर्सन रिसीव कर रहा है. ठीक है ना, तो उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया तो उसने क्योंकि वो अपने, पर्सन रिसीव कर रहा है. ठीक है ना, उसके आपके, उसने क्या किया? माइनस कर दिया, वहां से डेबिट कर दिया, ठीक है. और जब आप दे रहे हो बैंक को, यू आर द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है. तो क्रेडिट किसको होना चाहिए? क्योंकि आप अपने ही अकाउंट में पैसा दे रहे हो बैंक में, यू आर द गिवर, यू शुड बी क्रेडिटेड. ओके, क्लियर है? तो सर ये अगर किसी ने डिपॉजिट किया अमाउंट, तो बैंक उसे इस रिस्पेक्ट में लेता है कि वो पर्सन गिवर है, वो पैसे डिपॉजिट कर रहा है तो वो गिव कर रहा है, इसलिए उसके अकाउंट को ही क्रेडिट कर देते हैं. कर देता है, इसलिए वो क्रेडिट तो कर. पर्सन का रिप्रेजेंटेशन वो अकाउंट करता है उस टाइम. हाँ, पर्सन की रिप्रेजेंटेशन अकाउंट के थ्रू करता है वो. इस वजह से अपोजिट हो जाती है. हाँ. और सर एक और डाउट था, जैसे जीएसटी होता है सर, हाँ तो जी. अगर सपोज 1 लाख की आइटम है तो उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, हाँ. तो 90,000 पे जीएसटी लगेगा. हाँ. पर अगर सर कैश डिस्काउंट आता है तो हम हाँ. कैश डिस्काउंट डिडक्ट करके जीएसटी क्यों नहीं लगाते? कैश डिस्काउंट बाद में होता है ना, जीएसटी तो पहले कैलकुलेट करोगे आप. क्यों सर? मतलब अगर 90,000 पे 5% कैश डिस्काउंट है तो 5% नहीं, डिडक्ट करके ही हम ऐ- जीएसटी क्यों नहीं ऐसा है लगाएंगे? ना, जीएसटी परचेज प्राइस सर के सर ऊपर लग. हाँ. हाँ जी, बोलो. सर जो कैश डिस्काउंट होता है तो वो तब लगता है जब हम कैश पे करते हैं. हाँ, वो तो कैश डिस्काउंट तो कैश पे करने पे ही है. मान लो कि आपने जीएसटी चार्ज करना है, ठीक है, तो मैं आपको डिस्काउंट ग्रॉस वैल्यू पे दूंगा, नेट वैल्यू पे नहीं दूंगा ना, ठीक है ना. हाँ सर, लेकिन सर ये मैं बोल रहा हूँ कि जब कैश हम पे करते हैं तभी कैश डिस्काउंट मिलता है. वो और तो जो ऑब्वियस, आईजीएसटी है या जीएसटी है वो सब कुछ पहले ही जब होता है जब एक्सचेंज होता है गुड्स. हाँ, वो तो तभी चार्ज हो जाता है, मतलब वो परचेज प्राइस पे चार्ज होता है. इसलिए हम ये मान के चलते हैं, चाहे कैश की पेमेंट आप कर रहे हो साथ ही साथ, बट वो क्या है, पहले परचेज प्राइस के ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे, उसके बाद आपका डिस्काउंट कंसिडर करेंगे कि क्या डिस्काउंट्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल अमाउंट आपको. पर सर जैसे जीएसटी होता है, जीएसटी ये होता है कि प्रॉफिट का वो जो कस्ट वो है बिजनेसमैन, उसके ना हम प्रॉफिट को पे आने देंगे वो जीएसटी, ना लॉस पे. तो जैसे हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया हाँ. उसके बाद लगाया, तो वो कैश डिस्काउंट वाली प्राइस पे तो उसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो उसका जीएसटी क्यों दे अगर वो कस्टमर से चार्ज ही नहीं करता है तो.
नहीं, कौन जीएसटी चार्ज, जीएसटी तो वो चार्ज कर रहा है ना कस्टमर से। मतलब उसने जीएसटी तो सपोज 9 लाख पे चार्ज कर लिया, पर बेचा उसने 5% माइनस करके। नहीं, 5% माइनस करके नहीं, देखो अभी मैं बताता हूँ पर सर आपसे। अमाउंट तो कम हो गया। आपसे जीएसटी तो पूरी वैल्यू पे चार्ज कर लिया ना, ट्रेड डिस्काउंट किया, 1 लाख रुपए की चीज थी, मान लो कि तो आपके वही पास, सर, जब जैसे ट्रेड देखो डिस्काउंट पे हमने पूरी वैल्यू पे नहीं किया, तो कैश आपके डिस्काउंट पे पास क्यों? 1 लाख रुपीज पे थी, आपने ट्रेड डिस्काउंट 10% कर दिया, ठीक है, तो 90,000 आ गई परचेज प्राइस आपके, मतलब सेल प्राइस। अब इसके ऊपर उसने जीएसटी 12% चार्ज कर लिया, ओके, तो 10,800 यस रुपये सर। मान लो कि उसने आपको जीएसटी चार्ज कर लिया, फाइन, 12% के हिसाब से, तो कितनी हो गई, 1,08,000 रुपये। अब यस सर। आपने कहा कि मैं कैश में पेमेंट करता हूँ, उसने आपको 5% यहाँ पे डिडक्ट कर दिया। तो अगर वो यहाँ पे चार्ज करता, मान लो यहाँ पे वो करता 5%, तो ये रह जाता 4,500 निकल जाता, तो 85,500, ठीक है। अब इसके ऊपर 12% चार्ज करो, कितना आता यस है, सर। 8550 और 2% और 17,100, तो 8550 प्लस 1710, तो 60 रुपये, या गया 12, 9 और 10, जो ये आएगा 10। अब देखो नुकसान हो गया ना जीएसटी का सरकार को, नहीं, सरकार को तो जीएसटी का तो नुकसान हो गया। नुकसान तो हुआ, पर जैसे फर्स्ट केस वाला है सर, फर्स्ट जब केस में 90,000 था तो ग- जीएसटी 10,000 10 लाख लगा, पर कस्टमर को तो आगे डिस्काउंट और लगाना पड़ा। मेरे को कस्टमर से मतलब नहीं है, मेरे को तो इससे मतलब है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को कितना पैसा जा रहा है। अब इस पे 5% लगा, ये कितना है 760, और ये कितना है 95 760, ओके, तो 5% अगर मैं काटूंगा यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 40, 5, 1,08,000 पे 5/100, 040, 5,040, ठीक है, तो मैं कितना लूँगा, 95,000 रुपीज़ लूँगा यहाँ पे। मेरा तो यही 95,760 आ रहा है, तो इससे कम आ जाएगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को लॉस होता है अगर वो पहले कैश डिस्काउंट दे दे, तो गवर्नमेंट ने कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं किया, गवर्नमेंट ने कहा है पहले टैक्स चार्ज करो फिर कैश की बात करो। तो सर यही सेम चीज हम ट्रेड डिस्काउंट में अप्लाई क्यों नहीं करते? उसमें भी तो गवर्नमेंट को और ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट होएगा अगर। नहीं नहीं, ट्रेड डिस्काउंट का तो ऐसे है कि बिजनेसमैन ने सामान भी तो बेचना है। अगर मैं आपको बल्क खरीदने पे डिस्काउंट ही नहीं दे रहा हूँ, तो आप क्यों खरीदोगे मेरे से, आप कहीं और से खरीद लोगे बल्क। ट्रेड डिस्काउंट तो इसीलिए दे रहे हैं ना हम उनको, कि आप हमारे से इतना सामान ले जाओ, ठीक है, इतने % डिस्काउंट, हम ओपनिंग डिस्काउंट आपको इतना % देते हैं। ओपनिंग डिस्काउंट आपने दे दिया, उसके बाद जीएसटी चार्ज कर रहे हो। अब जीएसटी तो गवर्नमेंट ने दोनों साइड का बेनिफिट कर दिया कि ठीक है ट्रेड डिस्काउंट पे नहीं लेते, मगर कैश डिस्काउंट देने से पहले आपको जीएसटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा परचेज प्राइस पे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। जनरली क्या होता है इससे बिजनेस ताकि में, बिजनेसमैन को भी वो ना और हाँ, बिजनेसमैन को भी फायदा और सरकार को भी फायदा। अब दूसरी वो। बात, अब मैं आता हूँ ओरिजिनल प्रैक्टिकल बात पे। ओरिजिनली क्या होता है कि आप जब भी गुड्स परचेज करते हो, 95 to 97% ऑफ बिजनेस इज वर्किंग ऑन ट्रेड क्रेडिट, कैश पे नहीं चलता है, ठीक है। आपने देयर एंड देन खरीदा और तभी आप पेमेंट नहीं करते हो, क्योंकि आपने जो सामान खरीदा है उसे बेचने में आपको टाइम लगता है, तो आप लेते हो ट्रेड क्रेडिट, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। जैसे अभी विंटर आ रही है, आपने अपने पास स्टॉक रख लिया है, ठीक है, पेंडेमिक की सिचुएशन है, सेल दिवाली के फेस्टिवल में हो जाती है तो बहुत अच्छा, अगर सेल नहीं होती तो आपका टाइम स्पेन बढ़ जाएगा, आपके पैसे की रिकवरी लेट होगी। तो इस टाइम में गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई ठीक है, आप अपना सामान बेचो, उसके ऊपर जो टैक्स है वो डिपॉजिट करा के जाओ हमें। जब कैश रिकवर हो जाएगा, कैश आप कस्टमर से ले लो ना, जो भी टैक्स आपने हमें पे किया है
वो कस्टमर से ले लो। आप अपना क्या कहते ई वे बिल बनाओ, पक्के में सारा काम करो, जो सारा आपका टैक्स आपने हमें पे किया है वो कस्टमर से रिकवर कर लो, दैट्स इट, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारा बिजनेस एक्चुअली चलता है क्रेडिट बेसिस पे, कैश बेसिस पे नहीं चलता, तो इसलिए आपको टैक्स देयर एंड देन डिपॉजिट कराना पड़ता है परचेज पे, और ये क्या कहते हैं सेल पे आप रिकवर कर लेते हो, इनपुट क्रेडिट ले लेते हो। इज दैट वरना क्लियर? अगर हम उस डिस्काउंट पे जाए वो बहुत डिले भी तो होता जाएगा ना सर शायद। हाँ, वो डिस्काउंट डिले होता चले जाता है सर। ना, वो डिले होता चले जाता है। यस सर। और कोई डाउट? नहीं सर, यही थे। सर सर हाँ जी। सर आपने बोला था कि जो फ्राइट है उस पे जीएसटी नहीं लगती है। हाँ सर लेकिन जब हम दूसरे स्टेट से अगर हम गुड्स मंगवाते हैं और वो फ्राइट में आता है तो उस पे भी नहीं लगती क्या? जो परचेज प्राइस है बच्चे उसके ऊपर जीएसटी लग रही है, फ्रेट के ऊपर के जीएसटी वो परचेज प्राइस में हमने इंक्लूड कर लिया फ्रेट। ट्रांसपोर्टेशन जो जीएसटी लगती है ट्रांसपोर्टेशन पे भी? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन पे अलग से नहीं लगेगी आपकी जीएसटी। आपने जो स्टॉक मंगवाया है तो वो परचेज उसमें चला जाएगा? परचेज में चले जाएगा, परचेज के ऊपर लगेगी आपकी जीएसटी। फ्रेट के ऊपर चार्ज लगा, मान लो कि आपने सामान वहां से मंगवा लिया कहीं से बाहर से, ठीक है, आपने यहाँ पे लेके आए हो हिसार में, अब शॉप से आपके घर में आ रहा है, तो वो फ्रेट के ऊपर भी जीएसटी, जो फ्रेट वाला है वो कोई और है, परचेज वाला कोई और है, ट्रांसपोर्टेशन वाले अपनी सर्विस चार्जेस अलग देते हैं। ओके, जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है वो अपने सर्विस चार्जेस अलग देते हैं, उनका अलग सर्विस चार्ज का सिस्टम बना हुआ है। अब उसके ऊपर आप जीएसटी करोगे तो टोटल जो परचेज प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए वो सर्विस चार्ज अलग कर दिया है फ्रेट का, आपका कैरेज का, और जो परचेज का है उसके ऊपर जीएसटी कर दिया, प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी कर दिया। पहले वैट होता था, वैट जहां जहां वैल्यू एडिशन हुई सर वहां आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो आपके पास वैट था पहले, वैट ऐड ऑन किया था आपने हर उसमें कंपोनेंट में, ओके, तो अब क्या कर रहे हो आप, सीधा जीएसटी चार्ज कर रहे हो, हर लेवल पे वैट नहीं चार्ज करते हो, आप सीधा क्या कर रहे हो, जीएसटी चार्ज कर रहे हो प्रोडक्शन के ऊपर ही, तो उसे वहां से रिकवर कर रहे हो। तो फ्रेट को इन्होंने एक्सक्लूड किया, वो सर्विस चार्ज अलग है फ्रेट का। ओके सर। Any other doubt? नो सर। Okay. So, should we finish this meeting? श्योर सर। Girls, any doubts? Riddhi, Harshita, Lakshika, any doubts? No, sir. Okay, bacha. So, we are ending this meeting. Thanks.